हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित हुसैन हियर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। रेलवे के अंदर 1 लाख से प्लस जो वो वैकेंसी आने वाली है। अब बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि सर वैकेंसी आने वाली है तो फिर आप पहले क्यों वीडियो बना रहे हो। पहले वीडियो बनाने का ये मोटिव है कि जब से एकदम से जब वैकेंसी आएगी तो इसके अंदर बहुत सारे बच्चों को पहली बात तो ये पता नहीं चलता कि वैकेंसी कब आ रही, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है और हमें किस सिलेबस की तैयारी करनी थी, क्या क्या सिलेबस आने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके सारे के सारे जो डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ और साथ में ये बताने वाला हूँ ये वैकेंसी कौन कौन से टाइप की वैकेंसी आने वाली, कौन से बच्चे एलिजिबल होंगे, क्या क्या आपको सिलेबस पढ़ना है ताकि आप बच्चे जो है वो पहले से तैयारी कर रखें। और ये वैकेंसी जो है आने वाले 1 से 2 महीने में आपको देखने को मिलेगी। अब कुछ बच्चे ये भी सोचेंगे, कमेंट करेंगे कुछ लोग कि सर आप इतने श्योर कैसे हो सकते हो। मैं श्योर हूँ, सोर्सेज के थ्रू हमने पता किया है, तभी हम आपको ये चीज को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि रेलवे के अंदर 3 लाख से प्लस जो वैकेंसीज खाली पड़ी हैं। तो अब रेलवे के अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा स्टाफ की कमी हो चुकी है, तो जिसकी वजह से आपके आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर ये जो वैकेंसीज है वो आपको देखने को मिलेंगी। मे भी इकट्ठी देखने को मिल जाए या आपको 1 बाय 1 भी देखने को मिल सकती है। तो ये जो वैकेंसी है इसकी जो पोस्ट है वो सबसे ज़्यादा खाली है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1 लाख से जो प्लस पोस्ट है वो खाली पड़ी हुई है। कौन कौन सी पोस्ट है वो भी आपको बताने वाला हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस वगैरह सब कुछ बताऊंगा। बताने पहले वीडियो बनाने का यही मोटिव है, यही मकसद है कि ताकि आपको सिलेबस पता लग जाए कि क्या क्या आपको पढ़ना है, ताकि हर बच्चा जो है इस एग्जाम को आराम से क्लियर कर पाए। और ये एग्जाम इतना हाई लेवल का नहीं होता कि जो आप इस चीज़ के अंदर फंस जाओ। बहुत लो लेवल का एग्जाम होता है, बस छोटी मोटी आपको क्या है तैयारी करनी है, लेकिन तैयारी जो करनी है वो आपको अच्छे से करनी है। और मैं सिलेबस अभी आपको बता दूंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1 लाख से प्लस जो हमारे पास जो वैकेंसीज आने वाली है, तो 1 लाख से प्लस जो हमारे पास यहाँ पे वैकेंसीज आने वाली है वो किस किस की आने वाली है। पहले तो ALP, TTE, टेक और RPF, ये 4 जो हमारे पास वैकेंसीज आने वाली हैं, जिसमें से ALP और TTE सब कुछ बताता हूँ। तो लेकिन उसमें से कुछ बच्चे मुझे पहले भी कमेंट कर रहे थे, ये कुछ बोल रहे थे कि जो TTE की वैकेंसी वो अब नहीं निकलती, अब उसकी डिमांड नहीं है, वो लो हो चुकी है। ऐसा कुछ नहीं है, हमने अपने सर्वे भी देखे, के थ्रू चेक भी किया है, सारा कुछ हमने अपना प्रोसीजर चेक करने के बाद ही मैं आपको बोल रहा हूँ कि कोई भी TTE की जो वैकेंसी है वो बंद नहीं हुई है। तो आप इस चीज़ की टेंशन मतलब इस बार आपको जो TTE की वैकेंसी भी इसके साथ साथ देखने को मिलेगी। ये 4 टाइप की जो वैकेंसी है वो आने वाली है। कुछ बच्चे या कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि अगर ये चारों एग्जाम की जो वैकेंसी आने वाली है तो उसके लिए क्या हमें अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। देखो, अगर मैं आपकी जगह होता, अगर मैं स्टूडेंट होता, ठीक है, अगर मुझे इन सब की प्रेपरेशन करनी तो मैं अपनी तैयारी, अपनी प्रेपरेशन इस हिसाब से अपना प्रोसीजर बनाता, इस हिसाब से अपना शेड्यूल बनाता कि मेरे ये चारों एग्जाम की जो तैयारी है वो इकट्ठी हो जाए। कैसे? क्योंकि इन चारों के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें आपको जो कॉमन देखने को मिलेगी। वो क्या क्या कॉमन देखने को मिलेगा वो मैं भी आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने बताया भी कॉमन, इन सब के अंदर एक कॉमन टेस्ट होता है जो आपको सब CBT, वो सबके लिए जो आपका सेम रहेगा, कॉमन रहेगा, जिसके अंदर आपका सिलेबस भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इस हिसाब से आप अपनी प्रेपरेशन, अपना शेड्यूल बनाओ कि सारी की सारी जो प्रेपरेशन सारे के सारे टेस्ट के लिए वो एक साथ ही हो जाए, क्योंकि इसके अंदर आपको मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। ऑलमोस्ट आपको कह लो कि 19-20 का फर्क ही जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। वो चेंजेस आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो वो चेंजेस आपको देखने को मिलेगा जैसे लिटिल बिट चेंज आपको देखने को मिलेगा या तो इनके एग्जाम पैटर्न के अंदर या फिर इनके सिलेबस के अंदर। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, आपको ज़्यादा मेजर चेंजेस इसके अंदर देखने को नहीं मिलेंगे, जस्ट आपको 19-20 का ही चेंजेस फर्क जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप बात करें तो ओवरऑल 80% जो सिलेबस है इन सब का आपका जो वो सेम रहने वाला है। जैसे कि मैंने बताया 19-20 यानी कि 80% जो आपका इन चारों टेस्ट का जो सिलेबस है वो आपका ऑलमोस्ट सेम रहेगा। तो इसी हिसाब से अब आपने अपनी तैयारी करनी है, इसी हिसाब से अपना शेड्यूल बनाना है कि मेरी जो एग्जाम अगर जिसकी मैं तैयारी कर रहा हूँ तो उसके अंदर मेरे एक नहीं 4 एग्जाम जो वो कवर होने चाहिए, क्योंकि मुझे चारों के अंदर एलिजिबल होना है। चारों के 4 मुझे एग्जाम जो वो अटेम्प्ट करने ही करने हैं। तो इस हिसाब से अपनी तैयारी करनी है। अब बात कर लेते हैं जैसे ALP और टेक्नीशियन दोनों को मिलाकर आपकी जो वैकेंसी आने वाली है दैट इज 60,000 प्लस। इन दोनों की वैकेंसी आने वाली है, एक LP और टेक की, एक टेक की और एक LP की। इन दोनों की आपको दोनों को मिलाकर आपकी जो वैकेंसी आने वाली है दैट इज 60,000 प्लस। टोटल वैकेंसी मैंने आपको बता दी कि 1 लाख से प्लस जो है वो आपकी काउंटिंग जाने वाली है। अब इनके लिए हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है कि कौन कौन से बच्चे किस किस एग्जाम के लिए एलिजिबल है, वो चीज़ में मैं आपको सारा कुछ समझा देता हूँ। फिर उसके बाद हम बात करते हैं सिलेबस की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम ALP की। अगर आपको ALP का एग्जाम कंडक्ट करवाना है तो इसके लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो आप 10th पास होने चाहिए। ITI अगर आपने किया तब भी आप एलिजिबल हो। उसके साथ साथ अगर आपने डिप्लोमा किया तब भी आप एलिजिबल हो। इसके साथ BTech या BE अगर आप BE आपने किया, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी किया, तब भी आप एलिजिबल हो। लेकिन इस चीज़ के अंदर ध्यान रखना है, यहाँ पे 12th पास नहीं है, यानी कि ALP के लिए आप 12th पास हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। अगर आप 12th पास हो तो आप TTE का एग्जाम दे सकते हो, TTE के लिए आप क्या हो जाओगे, एलिजिबल हो जाओगे।
ठीक है। अगर आपको टेक का एग्जाम देना है, टेक के लिए आपको 12th पास होना है, 12th पास, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे पास क्या होते हैं 12th पास होते हैं। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा हमें 10th पास भी मिलेंगे, लेकिन ज़्यादातर जो जॉब्स की फाइंड की नीड होती है वो ज़्यादातर हमारे पास या तो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि बीटेक बीई के बाद होती है, डिप्लोमा के बाद होती है, या मोस्टली जो मैक्सिमम क्वांटिटी में स्टूडेंट्स आते हैं वो होते हैं 12वीं पास किसी भी स्ट्रीम से। अगर आप किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने 12वीं पास की है तो टीटीई आपके पास सबसे बड़ा जो ऑप्शन है वो यहाँ पे आने वाला है। अभी 1 या 2 महीने के अंदर आपको जो टेस्ट जो है वो देखने को मिल जाएगा, इनकी जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो नॉर्मली अगर आप 12th पास हो तो आप टीटी के लिए एलिजिबल हो जाओगे। उसके बाद 12th पास है और बहुत सारे बच्चों के एक बार और ऑप्शन आ जाएगा, वो है पीसीएम। अगर आपने 12th जो पास है वो पीसीएम से की है यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से की है तो आप टेक्नीशियन के लिए भी आप क्या हो जाओगे, एलिजिबल हो जाओगे। तो ये सारा का सारा प्रोसीजर है। एएलपी के लिए 10th पास, आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक और बी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने टीटी के लिए अप्लाई करना है तो नॉर्मली जस्ट आप 12th पास होने चाहिए। और अगर आपको टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करना है तो आपकी 12th पास तो चलेगी, लेकिन साथ में वो किस में चलेगी, पीसीएम के अंदर। अगर यानी कि आप साइंस स्टूडेंट होने चाहिए, पीसीएम स्टूडेंट आपको होने चाहिए, तब आप टेक्नीशियन के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद बात कर लेते हैं अब सिलेबस की, कि सिलेबस क्या रहने वाला है। यहाँ पे एक चीज़ और रहेगी हमारे पास, ये हो रहेगी आरपीएफ। मैंने आपको एएलपी के बारे में बता दिया, टीटी के बारे में बता दिया, टेक्नीशियन के बारे में बता दिया। अभी आरपीएफ क्या चीज़ है, आरपीएफ के बारे में बता देते हैं। आरपीएफ क्या, आरपीएफ के अंदर 2 तरह की पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। एक तो मिलेगी आपको कांस्टेबल की, एक आपको मिलेगी सब इंस्पेक्टर की। अगर आपको कांस्टेबल के लिए अप्लाई करना है तो जस्ट आप 12th पास होने चाहिए। अगर आपको सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करना है तो आप ग्रेजुएट हो, तब आप जो है एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, 12th पास अगर आप एग्जाम देते हो तो आप कांस्टेबल के लिए एलिजिबल हो गए। अगर आप ग्रेजुएटेड एग्जाम देते हो तो आप सब इंस्पेक्टर के लिए आप क्या हो जाओगे, एलिजिबल हो जाओगे। अब सिलेबस की बात करते हैं कि इसमें सिलेबस आपका क्या रहने वाला है। तो सिलेबस आपका बहुत ज्यादा कॉमन सिलेबस रहने वाला है। जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ 80% आपका जो सिलेबस यहाँ पे सेम रहने वाला है चारों के चारों एग्जाम्स के लिए। तो सबसे पहला हमारे पास यहाँ पे आपको रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन जो वो पूछे जाएंगे, रीजनिंग टाइप के। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे साइंस पढ़नी है। साइंस आपको थोड़ी सी यहाँ पे हाई लेवल की पढ़नी पड़ेगी, तो इसमें आप टेंशन मत लेना। ठीक है, आराम से आपकी हो जाएगी, बट साइंस के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा जोर दे लेना, कहने का मतलब ये है। उसके बाद आपको मैथ्स करना है, मैथ्स के रिलेटेड भी आपको हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में आपको जनरल अवेयरनेस आपको इतनी ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे जनरल अवेयरनेस के अंदर वीक है तो उनको इतनी नीड नहीं है, वो लिटिल बिट यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जनरल अवेयरनेस ज़्यादा नहीं पूछी जाती। उसके बाद अगर इंग्लिश का इसमें कोई काम नहीं है, तो आपको इंग्लिश पर अगर कोई बच्चा इंग्लिश के अंदर वीक है तो उसकी हमें यहाँ पे कोई नीड नहीं है। बस ये 4 सब्जेक्ट्स आपको जो ध्यान से पढ़ने हैं, रीजनिंग, साइंस, मैथ्स और जनरल अवेयरनेस भी पूछी जाती है, बट कम पूछी जाती है। मैक्सिमम मतलब 3 ही बचे हमारे पास, रीजनिंग, साइंस, मैथ। ये तीनों की अगर तैयारी आप अच्छे से कर लेते हो तो आपके चारों में से कोई ना कोई एग्जाम तो डेफिनेटली आपको जो है वो क्लियर हो ही जाएगा। तो आई होप अब आपको सारा का सारा जो प्रोसीजर है वो समझ आ गया होगा। सारा का सारा प्रोसीजर समझ आ गया तो अब मेरी भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाली जितनी भी ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स है, वैकेंसी को रिलेटेड, सिलेबस क्या रहने वाला है, एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, सारी की सारी जो अपडेट्स है, सारी की सारी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।